हम अपने ट्रेड्स को बेस एरिया के आसपास रखने के लिए इन रिट्रेसमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही यह सप्लाई जोन तक पहुंचता है, प्रॉक्सिमल लाइन को ब्रेक किए बिना कीमत कैसे ऊपर और नीचे गिर जाती है। इसका मतलब है कि इस सप्लाई जोन के आसपास अनफिल्ड ऑर्डर्स के बड़े ढेर लगे हुए हैं। विचार यह है कि आप अपने ऑर्डर्स दें और प्राइस के वापस आने और उन्हें ट्रिगर करने की प्रतीक्षा करें। अब एक डिमांड जोन की पहचान करने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस से शुरू करने और कीमत में अच्छी रैली खोजने के लिए बाईं ओर जाने की जरूरत है, या बुलिश ERC कैंडल्स का एक ग्रुप और 6 कैंडल्स से कम के बेस को खोजने की जरूरत है। हम वही काम करने जा रहे हैं जो हमने सप्लाई जोन्स के लिए किया था, लेकिन विपरीत तरीके से। हम अपने जोन्स को खींचने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर की पहचान करके शुरू करते हैं। फिर हम ड्राइंग के 3 तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइंस खींच सकते हैं। पहला तरीका कंजर्वेटिव मेथड है। यहाँ डिस्टल लाइन को बेस की सबसे निचली विक पर रखा गया है और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिक स्ट्रक्चर में हाईएस्ट बॉडी पर रखा गया है। दूसरा तरीका हाई रिस्क मेथड है। डिस्टल लाइन को बेस की सबसे लोएस्ट विक पर और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिक स्ट्रक्चर की हाईएस्ट विक पर रखा जाता है। और अंतिम तरीका लो रिस्क मेथड है। डिस्टल लाइन को बेस की सबसे लोएस्ट विक पर रखा जाता है और प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट बॉडी में रखा जाता है। चूंकि कीमत इस डिमांड जोन में वापस आती रहती है, इसलिए हम अपने ट्रेडों को बेस एरिया के आसपास रखने के लिए इन रिट्रेसमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस डिमांड जोन के आसपास अनफिल्ड ऑर्डर्स के बड़े ढेर लगे हुए हैं। विचार यह है कि आप अपने ऑर्डर्स दें और उन्हें ट्रिगर करने के लिए प्राइस के वापस आने की प्रतीक्षा करें। यदि आप सप्लाई जोन के लिए केवल हाईएस्ट विक्स और डिमांड जोन के लिए केवल सबसे लोएस्ट विक्स शामिल करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने ऑर्डर को मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट होने की संभावना कम कर रहे हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरी लाइन शामिल करते हैं जो बड़े पैमाने पर पोजीशन में एंटर करने की संभावनाओं को बेहतर बनाता है और साथ ही रिस्क फैक्टर पर भी नजर रखता है। एक बार फिर सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रॉ करते समय आपको अपने रिस्क एक्सपोजर और पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, गैप्स बहुत मजबूत प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए जब सप्लाई और डिमांड जोन बनाने की बात आती है जिसमें गैप्स होता है, तो ये जानना जरूरी है कि हमारी डिस्टल और प्रॉक्सिमल लाइंस कहाँ रखी जाए। एज ए रूल ऑफ थंब, हम हमेशा अपने जोन्स को गैप के ओरिजिन में बनाते हैं और इसके बाद नहीं, यानी हम डिस्टल और प्रॉक्सिमल लाइंस को प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइसेस के हाईज और लोज के अनुसार रखेंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन्स का ट्रेडिंग कैसे करें। हम डिमांड जोन्स में खरीदते हैं और हम सप्लाई जोन्स में बेचते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। आपको बस इतना करना है कि ट्रेड के लिए नए सप्लाई और डिमांड जोन्स की पहचान करनी है। फिर अपने लिमिट ऑर्डर्स को या तो बाय या सेल के ऑर्डर्स को प्रॉक्सिमल लाइन पर या उससे आगे रखें और अपने स्टॉप लॉस को डिस्टल लाइन पर या उससे आगे सेट करें और फिर अपने ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए प्राइस को अपनी सप्लाई या डिमांड जोन में वापस आने का इंतजार करें। इस चार्ट पर एक नजर डालें। सप्लाई जोन के लिए कीमतों में वृद्धि हुई, थोड़ी देर के लिए रुका और बड़ी ERC कैंडल्स के साथ गिरा। इसलिए इस प्राइस लेवल पर हमारे पास एक बड़ा इम्बैलेंस है। हम अपना सप्लाई जोन बनाते हैं और हम इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए प्राइस के वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। जब प्राइस जोन में दूसरी बार वापस आया तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और यह ट्रेड सफल रहा। एक और उदाहरण है जब कीमत गिर गई, फिर थोड़ी देर के लिए रुकी और ERC कैंडल्स के साथ फिर से बढ़ी, जिससे एक डिमांड जोन बना। हमने अपने बाय ऑर्डर्स को प्रॉक्सिमल लाइन में रखा है, यह उम्मीद करते हुए कि प्राइस डिमांड जोन में वापस आ जाएगा ताकि अनफिल्ड ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब किया जा सके। हर बार